बातचीत कर रहे हैं कि राइट्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर, पॉलिसी रिफॉर्म और सोशल प्रोटेक्शन। तो जब इस मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं और ये जिस मुद्दे पे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं ये उस समय कर रहे हैं जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल का आज़ाद भारत, और अभी आने वाले 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस पे हम 75 साल संविधान के लागू होने की भी मनाएंगे। एक तरफ तो 75 साल का भारत और 75 साल का संविधान हमारे सामने है, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि आज भी हमारे देश में छुआछूत है, आज भी हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजर है जो रोज ये काम करते हैं। मैं 2-3 सवालों के साथ अपनी बात रखूंगा। एक सवाल तो ये है कि एक तरफ यही भारत सरकार ये बात बोलती है कि हमने पूरे देश को ओडीएफ कर दिया है, हर गांव हर जिले को ओडीएफ कर दिया है। वही यही सरकार बताती है कि पूरे देश में 58,000 से ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है, और तमाम देश के अलग अलग राज्यों में है। तो फिर ये ओडीएफ पूरा देश कैसे हो गया जब आप ही बता रहे हैं कि 58,000 से ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर इस देश में है? सवाल नंबर 1। दूसरी बात, जब इतने सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं तो जो बजट आता है, क्योंकि एनसीडीएचआर, DA3 और हम सब लोग बजट का जब एनालिसिस करते हैं, अगर पिछले 3 साल के बजट को देखते हैं तो लगातार इस बजट को कम किया जा रहा है, तो फिर कैसे इनको हम रिएवलेट करेंगे? एक बड़ी बात हमारे सामने ये भी है। दूसरी चीज, इन सबको लेकर के जब हम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बहुत सारे पिटीशन पड़े हुए हैं। आप सबको मालूम होगा कि सबसे बड़ा ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लेकर के आए, जो याचिका संख्या 324/2020 थी, 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, बलराम सिंह बनाम यूनियन ऑफ स्टेट एंड अदर्स, जिसमें क्लियरली उन्होंने बोला है कि फिर से इस देश में मैनुअल स्कैवेंजर्स का सर्वे किया जाए। सरकार अभी तक सर्वे ही नहीं कर पा रही है कि कितने लोग मैनुअल स्कैवेंजर हैं। तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी शुरुआत इस बात से होती है कि हमारी आइडेंटिटी कर रही है सरकार की नहीं कर रही है, मान रही है कि नहीं मान रही है। मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट को हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें प्रोविजन है कि जब आपको मैनुअल स्कैवेंजर सरकार आइडेंटिफाई करेगी, आपको घोषित करेगी कि दिस इज मैनुअल स्कैवेंजर, तभी आपका रिहेबिलिटेशन करेगी। जब तक आपको घोषित ही नहीं करेगी तो आपको रिहेबिलिटेशन कैसे करेगी? जब हमने इस मुद्दे के साथ उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया था, मैं एक इंसिडेंट से आपको ये बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में हमने बहुत सारी स्टोरी मैनुअल स्कैवेंजर महिलाओं की किया है। बीना में हमारे साथ फील्ड में भी गई थी। आज की तारीख में वो महिला, एक दलित महिला जो शादी होके आती है, तो शादी के बाद जब उसकी मुँह दिखाई होती है तो उसमें उसको डलिया और झाड़ू थमा दी जाती है और बोला जाता है कि आपको ये 10 घर है जहाँ पे जाना है, आपको ये ड्राई लेटरिन साफ करना है, आप मैनुअल स्कैवेंजर करना है, और वहां से जो मिलेगा उससे अपनी जिंदगी चलाना है। हम कौन से भारत में रह रहे हैं? और वो महिला जो सुबह जाती है, ये प्रैक्टिकली है, आपको किसी को देखना है तो हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ गांव बता सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसको लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं प्रशासन के साथ भी और कमिटी के साथ भी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि वो करें तो करें क्या? क्योंकि अगर एक मैनुअल स्कैवेंजर को हमने दूसरे अल्टरनेट लाइवलीहुड से जोड़ने की कोशिश किया, तो जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक गांव में गया था जहाँ पे एक 13वीं का कार्यक्रम था, और वहाँ पे एक महिला को सबका वहाँ पत्तल क्लीनिंग करना था। तो वो महिला सुबह गांव में मैला उठाने नहीं गई, और वहाँ जाकर के वो उनके शादी उसके फंक्शन में प्लेट साफ कर रही थी। तब तक वहाँ से एक ठाकुर आता है हाथ में लाठी लेकर, और बोलता है कि तेरी इतनी औकात कि तुम हमारे घर पे मैला ढोने नहीं गई, वो तुम यहाँ पे चली आई। तो बोले कि साहब यहाँ ज्यादा लोग थे इसलिए मैं यहाँ चली आई, मैं अभी गाँव में मैं जाके शाम को साफ कर दूंगा। तो उसने वो लाठी लेकर के उसके पति को 2 लाठी मारी, और उसने कहा कि चल अपनी बीवी को नहीं भेजता है, तो उसकी 14 साल की लड़की को पकड़ के ले गया कि चल ये साफ करेगी, और ये लड़की तब तुम्हारे घर जाएगी जब तुम्हारा घर क्लीन कर दो। कितना चैलेंजिंग होगा जब ये घटना हमारे सामने घटती है। हम उस केस में जाकर के उसके साथ बात करते हैं और उस महिला को बोलते हैं तो आपके साथ अन्याय हुआ, इसके लिए आपको आवेदन करना चाहिए। हमने बड़ी मुश्किल से उसका एप्लीकेशन लिख करके थाने में गए, और जिस थाने में एप्लीकेशन दिया, थानेदार ने फोन कर दिया ठाकुर साहब को कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आ गई, और वो महिला वापस चली गई। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये खड़ा हुआ कि आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? वो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, हमारे यहाँ और कौन साफ करेगा? मतलब हमने ही ठेका ले रखा है कि तुम गंदगी करोगे और हम साफ करेंगे, जिसकी बात सुबह मैम कर भी रही थी। लेकिन उस केस को लेकर के जब हमने पूरे जिले में सर्वे किया तो 2017 में
हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल लेके जालौन डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने 276 फैमिली आइडेंटिफाई करके और वो लड़ाई मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के तहत NCDHR के साथ दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के साथ तमाम संगठनों को जिस तरीके से हम यहाँ कोalition मीटिंग कर रहे हैं, हमने तमाम लोगों को साथ लेकर के विधानसभा 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है और एक तरफ बुंदेलखंड की सैकड़ों महिलाएं दलिया और झाड़ू के साथ महिला उठा रही है। तो किस तरीके का हमारा ये मानव अधिकार दिवस है। उसके बाद हुआ ये संघर्ष की जीत की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तत्काल पूरा मीडिया एक्टिव हुआ, सर्वे कराई गई और उसकी एक बड़ी जीत ये मिली कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में अकेले एक डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में 629 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया गया और उनको 40-40 हजार रुपए एक्ट के तहत उनके खाते में भेजा गया। जब एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी संख्या है तो सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो हमें तो डाउट इस बात का है कि अभी भी जो आंकड़े सरकार बता रही है वो सही नहीं है। जब बलराम सिंह बनाम यूनियन ऑफ स्टेट एंड अदर्स का केस को एनालिसिस करते हुए जजमेंट को पढ़ते हैं तो उन्होंने फिर से सर्वे करने का ऑर्डर किया। अभी रिसेंटली मैं जो बात बता रहा हूँ कि 2023 का ऑर्डर है और अभी पिछले महीने हमें डीएम जालौन से एक ऑर्डर मिला कि पूरे जिले में फिर से सर्वे कराया जा रहा है और ऑर्डर की लास्ट डेट निकल गई और उन्होंने बोला कि किसी ने अप्लाई ही नहीं किया। जब हमको ऑर्डर मिलता है हम लोग पूरे कैंपेन पूरे संगठन को लगाते हैं। फिर से वहाँ 1100 महिलाओं ने ये आवेदन किया कि हम लोग जाते हैं, ये हमारा एफिडेविट है, इनके घर में जाते हैं, आप चल के चेक कर लीजिए। तो अब सरकार के लिए ये फिर से चुनौती खड़ी हो रही है कि अब हम उनको कैसे करें। तो सबसे पहली लड़ाई हमारे लिए यही खड़ी हो रही है कि हमारी पहचान करो। जब तक पहचान नहीं होगी हमारा इस एक्ट के मुताबिक कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी चीज इस पूरे जजमेंट में ये बात कही गई है कि ना केवल जो क्लीनिंग का काम करते हैं या मैनुअल स्कैवेंजिंग हाथ से मैला उठा रहे हैं या ड्राई लेटरिन में जा रहे हैं या मैन होल में जा रहे हैं, उसके अलावा भी जितने तरीके के लोग हैं जो भी अस्वच्छ काम करते हैं उन सबको इस सर्वे में इंक्लूड किया जाए। अब ये सर्वे का डाटा कब तक आएगा, सर्वे के बाद क्या होगा, क्योंकि सुबह भी बात कर रहे थे कि नमस्ते स्कीम बना करके और हम सबसे एक साथ नमस्ते कर दिया गया, कैसे होगा। और वो जो लोगों को 40,000 रुपए मिले भी थे उसके भी हमने केस स्टडी एनालिसिस किए हैं। सवाल ये है कि वो महिला करे तो करे क्या, क्योंकि वो अगर पानी छू लेती है तो छूत हो जाता है। अगर वो कोई दुकान रखती है तो उसका छुआ हुआ कोई सामान नहीं लेता है। आज की सिचुएशन ये है कि वो सामान लेने दुकान पे जाती है तो पैसा एक तरफ रखे जाते हैं, सामान एक तरफ दिया जाता है। इस तरीके के माहौल में जीते हुए कैसे हम डिग्निटी की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे हम संविधान की समानता की जो बात करते हैं उसकी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ी बात है कि हमको चंद लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग भाग रहे हैं जिस तरीके का माहौल चल रहा है। चंद लोग भी सही लेकिन इस संघर्ष को जिंदा रखे हैं कि हम अपने हक, अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ते रहे। अगर ये कलेक्टिव आवाज नहीं बनेगी तो हम लोगों को दबा दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ इस देश में वोट से तय होता है और मैनुअल स्कैवेंजिंग कमेटी की इतनी तादाद नहीं है कि वो वोट को इन्फ्लुएंस कर सके। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है रेमोकरम पे तुम्हारी स्कीम बनेगी तो बना देंगे। अब उनके यूनियन, उनके वो लोग कैसे काम करेंगे, इसमें हमें काम करने की जरूरत है। और हर एक को मुझे लगता है कि संगठित होकर इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में ये हमारे लिए तो एक कलंक है कि हम आजादी के 75 साल के भारत में आज भी महिला डूब रहे हैं। और उस तरीके से सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व है वो कौन लोग हैं, हमारी दलित महिलाएं, जिनकी बात करते हैं, जिनके सम्मान की बात करते हैं, जिसको लेकर के हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, उनके सम्मान की लड़ाई हम कैसे लड़ पाएंगे, ये हमारे लिए आज भी बड़ा सवाल है। तो सवाल वही है कि सरकार या तो आंकड़े झूठ बोल रही है या सरकार आंकड़े आने के बावजूद भी कोई ठोस स्कीम नहीं बना पा रही है। तो हमारा रिकमेंडेशन इस पूरे कंसल्टेशन के साथ, ये कंसल्टेशन अलग अलग स्टेट के साथ हमें लेके जाना पड़ेगा और फिर से वही सुप्रीम कोर्ट और तमाम जितने भी हमारे पैनल हैं, जितने भी हमारे हायर अथॉरिटीज है, आयोग है, कमिश्नर्स है या कमीशन है, उन सबके सामने हमें प्रूफ के साथ एक एविडेंस के तौर पर देना पड़ेगा कि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हमारे देश में ये मैनुअल स्कैवेंजर जैसा कलंक रहेगा, न स्वच्छ भारत होगा, न स्वच्छ भारत मिशन का सपना पूरा होगा। और अगर आपको सच में स्वच्छ भारत करना है तो पहले अपनी सोच को सही करना पड़ेगा कि आप ये मानिए कि मैनुअल स्कैवेंजर भी इस देश का नागरिक है, उसको भी सम्मान का अधिकार है। और इस देश में ये जो छुआछूत, भेदभाव और जिस तरीके की असमानता आप हमारे साथ कर रहे हैं, जब तक आप इसको दूर नहीं करेंगे तो ये लड़ाई आगे नहीं जाएगी।
और ये लड़ाई अब कम्युनिटी से शुरू हो करके हमें कोर्ट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक हम कम्युनिटी, कोर्ट और प्रशासन तीनों को नहीं पकड़ेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात वही होती है, आप देखेंगे पिछले डिबेट में पार्लियामेंट में जो आंकड़े पेश करे गए कि पार्लियामेंट में बताया गया कि हमारे देश में इतने सीवर डेथ हुए, जबकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कानपुर में सबसे ज्यादा सीवर डेथ हुए थे। उनको सरकार ने, हमने पेपर कटिंग, मैं रिसर्च में काम करता हूं तो हमने बहुत सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार किए। पेपर कटिंग एक तरफ उसी जिले के अखबार कटिंग बोलता है कितने लोगों की सीवर में डूबने से डेथ हुआ, आरटीआई सरकार के आंकड़े बोलते हैं कि किसी का डेथ सीवर डेथ में हुआ ही नहीं है, मैनुअल इसके अंदर में नहीं हुआ। तो सवाल बहुत बड़ा है, लड़ाई बहुत बड़ी है और हमें लगता है कलेक्टिव तरीके से हमें लड़ना पड़ेगा। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे